Hello students. So today I am here to talk to you again regarding the 13th September. तो मेरे पास कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें आपको बताने को है और कुछ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप पूरे फोकस के साथ में सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ ऑन 13 ऑफ सितंबर। और उससे पहले हमारे क्या प्लान्स है आप लोगों के लिए वो भी आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कि जो मेरे पास में स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए हैं वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ, वही रेफरेंस पॉइंट होता है और फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं कि सेल्सियस और नीट काका जी का आपके लिए क्या प्लान है, दैट विल बी डिस्क्लोज्ड एज वेल, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आर प्रीटी स्ट्रेस्ड भाई, जो उनकी ख्वाहिश थी कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए बट अब वो हो रहा है, तो ये थोड़ी सी एक सिचुएशन उनके लिए ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है दुनिया में। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे किसी बच्चे का हो या बड़े का हो, फील्ड चाहे कोई सा भी हो, एग्ज़ाम हमेशा एंग्जाइटी और स्ट्रेस देने वाला होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग अब क्या करेंगे। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आप कुछ भी सोचना बंद कर दीजिए कि पेपर कैसा आएगा, मेरा क्या होगा, मेरे नंबर कितने आएंगे, मेरी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, लास्ट टाइम तो मेरे नंबर इतने आए थे, अब की बार कितने आएंगे, मेरे एग्ज़ाम सेंटर पे हालात कैसे होंगे, या अगले साल अब मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा, ये सब चीज़ें आप साइड में रख दीजिए। सिर्फ एक काम करिए, आप लोग एक्शन लेना चालू करिए। एक्शन लेने का मतलब ये है कि आप, अगर आपको लगता है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में सुपर कंफर्टेबल है, आप फुल सिलेबस पेपर सॉल्व करना चालू कीजिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फुल सिलेबस पेपर को जज नहीं करना है। आपने फुल सिलेबस पेपर किया और उसके बाद उसमें कितनी गलतियां हुई है, क्या आप सीख सकते थे, कहाँ आपका वीक पॉइंट है, क्या आपकी वीकनेस है, वो सब छोड़ दो। फोकस क्या है कि आप वापस से 2 से ढाई घंटे में 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ये मोमेंटम अपने को सेट करना है। ये नहीं सोचना कि यार मैंने फिजिक्स के 45 में से 40 अटेम्प्ट किए थे, मेरे 25 सही हैं, 15 गलत हैं, ऐसे तो कैसे होगा नीट में, ये नहीं सोचना है। आपको फटाफट से 10 से 12 पेपर सॉल्व करके अपना मोमेंटम अचीव करना है कि आप जो स्पीड आपकी पहले थी, जो कॉन्फिडेंस आपका था, वापस उस पर फोकस करना है। अब कई स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो ये कहेंगे कि सर हम तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में परफेक्ट नहीं है, हमें सिर्फ बायोलॉजी केमिस्ट्री आती है। तो आप छोड़ दो जो आपको लग रहा है कि ये मेरी बहुत भयंकर वीकनेस है, मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता हूं, तो उसको आप छोड़ दो। आप सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री का फुल सिलेबस पेपर सॉल्व करो और उसमें कोशिश करो, क्योंकि 360 + 180 540 नंबर का तो वो भी है, आप कोशिश करो कि उसमें 500 के आसपास स्कोर कर पाओ। तो अपने को ये करना है कि जो आपका मैक्सिमम, जो आपका पोटेंशियल है, जिसमें आप बहुत स्ट्रांग फील करते हैं, जिसमें आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के ऊपर आप काम करना चालू करो। बिना ये सोचे कि मुझे फिजिक्स तो आती ही नहीं है, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती, मुझे फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आती, भूल जाओ। अगर आपको सिर्फ बायोलॉजी आती है, आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, सिर्फ बायोलॉजी आती है, आपको बायोलॉजी के सिवा कुछ नहीं आता, तब भी आपको क्या करना है, बायोलॉजी को पकड़ो, फुल सिलेबस पेपर सॉल्व करो। जब एग्जाम का रिजल्ट आए ना, भी लगना चाहिए कि यार मुझे बायोलॉजी आती थी, 360 नंबर का पेपर था, चला मैं 360 में से इसमें 320 नंबर लेके आया हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस कम से कम आपको आने वाले टाइम में, हो सकता है कि इस एग्ज़ाम के लिए आप वापस से प्रिपेयर करें, ऐसा पेरेंट्स का मन हो, ऐसा आपका भी मन हो जाए बाद में। हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि आप प्रिपेयर करें, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस बार सेलेक्ट हो जाएं। लेकिन जब ये पॉइंट आएगा कि यार वापस से तैयारी करूँ क्या, तो उस वक्त ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी आपको कि हाँ, बायोलॉजी मेरी स्ट्रेंथ थी, मेरे 320 नंबर आए, या केमिस्ट्री मेरी स्ट्रेंथ थी, मेरे 150 नंबर आए हैं। तो जब आपका स्कोर 450 500 के आसपास रहेगा, तो आपके पेरेंट्स में भी कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, इस बच्चे को अगर वापस तैयारी करवाएंगे ना, तो सेलेक्ट हो सकता है। और अगर आपने सिर्फ इस एंग्जाइटी में, इस स्ट्रेस में ये टाइम निकाल दिया, जो आपके पास में काफ़ी टाइम है, मेरे हिसाब से 15-16 दिन तो है ही कम से कम, ज़्यादा ही है उससे, ये टाइम निकाल दिया, तो फिर आप रिजल्ट देख के ये कहेंगे कि काश यार ये पढ़ लेता। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है,
जो आपके दिमाग से स्किप हो जाएगी, ये स्किप हो चुकी है, लॉकडाउन में स्किप हो गई, बाकी जो बच गई है वो अब इस स्ट्रेस और एंजाइटी में स्किप हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि रिजल्ट देख के आपको ये ना लगे कि यार काश वो 15-16 दिन और पढ़ लेते ना तो 10 क्वेश्चन और सही हो जाते, तो 40 नंबर हो जाते, और 40 और आते तो मेरा स्कोर आता 540। तो मैं कम से कम अपने पेरेंट्स को बता पाता या बता पाती कि यार मैं डिजर्व करता हूं मेडिकल कॉलेज, हो सकता है इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम। तो इस चीज को समझो कि आप जो हो उसमें आपकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ पे काम करना चालू कर दो। हाँ, अच्छा आपको ये लगता है कि नहीं मुझे तो बायोलॉजी में जूलॉजी ही आती है, तो जूलॉजी को लेके लग जाओ, रुको मत, ये 15 दिन खराब मत करो। आप जूलॉजी में जैसे मान लीजिए आपके पास में 180 मार्क्स का पेपर आया जूलॉजी का, और आपने ये सोचा कि मुझे सिर्फ जूलॉजी आती है, मैंने इसी के ऊपर मेहनत करी है, उसमें आप 160 या 170 मार्क्स लिया है, आपका कॉन्फिडेंस आएगा। एट द एंड जो एग्जाम का जो अल्टीमेट टारगेट है ना, जो एग्जाम का अल्टीमेट गोल होता है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने का जो अल्टीमेट क्राइटेरिया होता है या जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है, तो कॉन्फिडेंस ही होता है। आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप पे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं एग्जाम क्रैक करके आया हूं। आप अगर अपने सब्जेक्ट जो आपकी स्ट्रेंथ है, उन स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर आपने मैक्सिमम परफॉर्मेंस दी तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा। आपके पेरेंट्स में आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आपके टीचर्स में आपका कॉन्फिडेंस आएगा। आपको कहेंगे हाँ जब तेरी स्ट्रेंथ ये थी और तू उसमें इतना परफॉर्म किया है तो एक सब्जेक्ट ही तो वीक है तेरा, इस बार हो जाएगा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि रुको मत ये सोच के कि मुझे ये तो आता ही नहीं है तो सिलेक्शन कैसे होगा। आजकल तो कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती है, तीनों सब्जेक्ट आने चाहिए। भूल जाओ सिलेक्शन, मेडिकल कॉलेज की सीट को भूल जाओ। क्या सोचो कि मैं क्या अपने मन में खुद के लिए खुद की रिस्पेक्ट बचा पा रहा हूं इस एग्जाम के बाद में, अपने पेरेंट्स के मन में खुद की रिस्पेक्ट बचा पा रहा हूं इस एग्जाम के बाद में। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझो इस चीज को। ये मत सोचो कि यार नहीं तीनों सब्जेक्ट आने चाहिए, मुझे तो आता ही नहीं, अब मतलब क्या रह गया, 15 दिन तो बचे हैं, कहां से तैयारी करूंगा। तो जब आपके इसमें साल भर होगा ना तब भी यही थॉट रहेगा, बाद में कर लेंगे। फिर 5-7 महीने बचेंगे, फिर कहोगे यार इतना कम टाइम बचा है, अब क्या करेंगे, अब इसके 10 चैप्टर कर लेते हैं। फिर वो टाइम भी निकल जाएगा, फिर कहोगे चलो यार अब ले देखिए वही हालात आ गए, फिजिक्स पहले भी वीक थी, केमिस्ट्री पहले भी वीक थी, इस साल भी वीक है। तो ड्रॉप लेके भी कुछ महान फायदा नहीं होने वाला है। बात समझ रहे ना आप लोग? करना क्या है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको पकड़ो और मत छोड़ो। उसको पकड़ के बैठ जाओ कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं अपने आप को यहां पर जस्टिफाई करने वाला हूं, यहां पर अपने आप को प्रूव करने वाला हूं, ये मेरी स्ट्रेंथ थी। मैंने कहा कि मेरी स्ट्रेंथ बायोलॉजी है, मैं इसमें फोड़ के आऊंगा। मेरी स्ट्रेंथ बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों है, 540 नंबर का पेपर होता है, इसमें 500 नंबर लेके आऊंगा। अरे फिजिक्स में तुक्का मारोगे तब भी 40 नंबर तो आ जाएंगे। 580 कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, 540 550 भी ले आए। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो पढ़ना छोड़ चुके हैं ये सोच के कि हमें ये सब्जेक्ट तो आता ही नहीं है, अब पढ़ के क्या कर लेंगे। समझो। अच्छा, जो बाकी लोग जिनको लगता है कि हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आती है, हमारा सिलेक्शन इस बार होना चाहिए, फोकस ऑन द मॉक टेस्ट। अब ये मत करो कि टीचर से डाउट पूछ लेते हैं, है ना, जिनको लगता है ना कि वो सिलेक्ट होने वाले हैं, वो क्या करेंगे, फुल सिलेबस पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फुल सिलेबस पेपर सॉल्व करके स्कोर चेक कर लेंगे और रख देंगे। अपनी डाउट और ये सब चीजें नहीं पहुंचनी है, मोमेंटम सेट करना है। नॉलेज गेन करने का या अपना सब्जेक्ट या कोई कॉन्सेप्ट सीखने के टाइम चले गए, अब मोमेंटम गेन करने का टाइम है, ताकि आप वहां पर एक स्पेसिफिक टाइम में 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। समझो इस चीज को। अपने को सिर्फ ये करना है, सिर्फ मोमेंटम सेट करने पे फोकस करना है। तो इस मोमेंटम को सेट करने के लिए एक नीट के रिगार्डिंग एक मॉक टेस्ट सीरीज है जो 30 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, संडे से। पहला मॉक टेस्ट संडे को है और 1:30 बजे का उसमें रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है, और 2 से 5 वही जो नीट का टाइम है वही आपके पास में रखा गया है। और एक फर्स्ट जो मॉक टेस्ट है वो 30 अगस्त को है, संडे को 1:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, और जो आखिरी टेस्ट है वो थर्सडे को है, 10 सितंबर को। इसमें ऑनलाइन मोड भी है, ऑफलाइन मोड भी है। आप ऑनलाइन भी ये टेस्ट दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ऑफलाइन आप कैसे देंगे, आपको पेपर का प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा और घर पे उसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ऑफलाइन देने का मतलब ये नहीं कि आप सेल्सियस में आके देंगे, ऑफलाइन देने का मतलब ये कि आप प्रिंट आउट निकालें उसका और उसको आप घर में दें। बट मैं आपसे ये कहूंगा कि आप 1 से लेकर 10 जितने भी आपके पास में टेस्ट हैं
उन 10 के 10 टेस्ट को सिंसियरली दें, लेकिन अपने आप को जज नहीं करें कि यार मेरे इस टेस्ट में तो नंबर आया ही नहीं है, इसमें तो मेरा स्कोर ही नहीं आया, मैं कहाँ कर रहा हूँ, क्या मेरी परफॉर्मेंस है, मैं क्या करूँगा, मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे रिजल्ट के बाद में। ये सब चीज़ें भूल जाइए अभी, और आपको सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है। दूसरी बात, ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। आप ये टेस्ट सीरीज दें, बहुत ही सिंपल पेपर, जिस टाइप का नीट में आने वाला है उसी टाइप का रखा गया है। सिर्फ आप मोमेंटम सेट करने पे ध्यान दें, अपने आप को जज नहीं करें कि मैं यहाँ तो स्कोर कर ही नहीं पा रहा हूँ, ये तो मेरा स्कोर जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा है। पहला टेस्ट देंगे नहीं आएगा, दूसरा देंगे नहीं आएगा, तीसरा देंगे नहीं आएगा, चौथे पांचवें छठे सातवें से आना चालू हो जाएगा। जितनी पुरानी चीज़ें थी आपको याद आना चालू हो जाएगी, आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। तो उसके बाद में एक और बात यह कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर मैं एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस में आ रहे हैं। देखो, मैंने ये देखा, जब मैं एक बहुत रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट से मिला एक बार, मैंने उनसे पूछा कि सर आपको क्या लगता है, ये जो डिप्रेशन होते हैं, ये जो बंदा स्ट्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला, सुसाइड कर लिया, ये क्या चक्कर है, मतलब दवाइयाँ क्या सॉल्यूशन है? ही टोल्ड मी वन थिंग, कि इस दुनिया में सबसे बड़ी जो एंग्जियोलाइटिक है, जो ऐसी दवाई है जिससे एंग्जाइटी या स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, तो उसका नाम है एक्सरसाइज। दैट्स इट। और एक्सरसाइज वो दवा है जिसका इंपैक्ट इंस्टेंट आता है। आप नॉर्मली कोई दवाई लेंगे, इट विल टेक टाइम टू शो इंपैक्ट। एक्सरसाइज हाथों हाथ असर दिखाती है। तो आप एक्सरसाइज करें, और उसमें क्या करना है आपको वो मैं बता देता हूँ। आपके सबके घर में सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं सबके घर में, वो सीढ़ियाँ आपको चढ़नी है 15 मिनट। सुबह आप 15 मिनट चढ़ें और शाम को आप 15 मिनट सीढ़ियाँ चढ़े उतरे। फिक्स कर लें कि 10 से 12 सीढ़ियाँ, इनको चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है, 15 मिनट। आपका ब्रेन इतना काम हो जाएगा, आप कितने रिलैक्स फील करेंगे कि अब आपका फोकस और कंसंट्रेशन लेवल भी रेज हो जाएगा, पढ़ाई में मन लगेगा, एंग्जाइटी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा। अब साल भर नहीं किया, साल भर से समझाया हूँ आप लोगों को, नहीं किया कोई बात नहीं, अब करना चालू कर दो। और एग्जाम वाले दिन तो करना ही करना है, ताकि आप जितना काम रहेंगे, जितना रिलैक्स रहेंगे, जितना आप अपलिफ्टेड मूड में रहेंगे, उतनी ही आप बेटर परफॉर्मेंस देंगे। समझिएगा इस चीज को कि हम लोग एक्सरसाइज कम से कम, अब ऐसा नहीं है कि सर अब 20 साल के हो गए सर, आज तक नहीं किए, 20 दिन कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा। फर्क 20 मिनट करते ही पड़ जाता है। 20 साल या 20 दिन की तो बात छोड़ दीजिए, आप 15 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, डिफरेंस फील हो जाएगा। सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए कहा है, सीढ़ियाँ आँख खोल के चढ़नी है, और उस वक्त पूरी कॉन्शियसली ये काम करना है। ऐसे नहीं सर ने कहा सीढ़ियाँ चढ़ो, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ये गिर पड़े, फिर उसके बाद में घर वालों का फोन आ रहा है, सर आपने कहा था सीढ़ियाँ चढ़ो, बालिका सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, गिर पड़ी है, तो क्या करें इसका? तो ऐसे हालात जनरेट नहीं करने हैं अपने को। जैसे आप 15 मिनट सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, आपको स्वेटिंग चालू हो जाएगी, और उस वक्त आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। तो दैट इज वेरी एसेंशियल पार्ट अगेन। ठीक है, एक और फाइनल क्वेश्चन जो है मैं यहां पर कंसिडर कर रहा हूं, वो ये कि आप लोग, क्योंकि एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस आई हैं अभी एनटीए की, कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर अपना सैनिटाइज़र लेके आना है, 50 ml, सर्जिकल ग्लव्स और सर्जिकल मास्क पहन के आना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको करनी ही करनी है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देखो क्या होता है कि हम लोग एडमिट कार्ड देख लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट उसके बाद भी हमारे पास में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो स्किप हो जाती है, जिस पे हम लोग ध्यान नहीं दे पाए। तो उसको, वो प्रॉब्लम एग्ज़ाम सेंटर पे जाएं तब पता लगे, या वहाँ जाने के बाद ध्यान लगे, या फिर आपको बाद में इसके बारे में पता लगे, अरे यार ये करना था, मैं तो कर नहीं पाया। तो उसका पता है सॉल्यूशन क्या है? आप एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचो। मतलब जो भी स्टूडेंट एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचेगा ना, जो एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहले पहुंच गया, तो उसका टाइम है। कोई सा भी प्रोटोकॉल, कोई सी भी गाइडलाइन, कोई सा भी स्पेसिफिक चीज़ अगर उसे फॉलो करना है, तो पेरेंट्स उसके जाके, अपने घर पे जाके या उसको ले जाके वो सारी गाइडलाइंस फॉलो करवा सकते हैं। सब चीज़ हो सकती है, लेकिन समझो
टाइम से पहले पहुंचो वहां पर। आपको बोला 7 बजे आ जाओ, आपको बोला 12 बजे आ जाओ, आपको बोला 1 बजे आ जाओ, 2 घंटे पहले पहुंचो। समझो इस चीज को। जब आप वहां पर जाएंगे तो आपके वहां के माहौल से बहुत जल्दी हैबिचुअल हो जाएंगे, रिलैक्स फील करेंगे। अरे हाँ, एग्जाम सेंटर तो यहाँ तो बहुत देर से हूँ मैं। अब एक सोचो, एक बच्चा, अब आपको बुलाया मान लो 1 बजे, है ना, एक बच्चा पहुंचा वहां पे 1 बजने में 2 मिनट पे, है ना। अब वो वहां के माहौल को देख घबरा जाएगा, क्योंकि उसने सडनली वो माहौल देखा। और एक बंदा जो वहां पे बहुत टाइम पहले से है, 10 बजे पहुंच गया, तो धीरे धीरे वहां पर लोग आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, माहौल बन रहा है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, है ना, उनके टीचर साथ में आ रहे हैं, माहौल धीरे धीरे बन रहा है, तो उसने सबको देखा है, वो घबराएगा नहीं। तो एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचो, ये बहुत जरूरी चीज है। कोई सा प्रोटोकॉल होगा तो भी फॉलो हो सकता है, कोई सी चीज आपसे मिस हो रही होगी वो भी फॉलो हो सकती है। आप घबराओगे नहीं, रिलैक्स रहो। कई बार लोग कहते हैं कि सर एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं डर लगता है। किसको डर लगता है? नहीं, आप मुझे बताओ ना। एक बहुत बेसिक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। जब आप लोग कोचिंग में, सबसे बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, जब आप लोग कोचिंग में आते थे, किस वक्त आपको घबराहट होती थी? जब क्लास पूरी भर के चालू हो जाती थी, या तब जब आप सिर्फ सबसे पहले आके अकेले बैठते थे? बताओ। तो कॉमन सेंस की बात है, जब क्लास पूरी भर गई है, टीचर ने पढ़ाना चालू कर दिया है, तब आप एंटर करते थे तो क्या होता था? एंग्जाइटी होती थी, घबराहट होती थी। 15 से 20 मिनट तो नॉर्मल होने में लगता था आपको, फिर जाके आप पढ़ना चालू करते थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, सबसे पहले जाओगे, रिलैक्स रहोगे, फोकस्ड रहोगे, परफॉर्मेंस बेटर रहेगी, सब चीजें पता रहेगी, सब आइडिया रहेगा, सारी गाइडलाइंस सब वहां जाने के बाद सब ध्यान चल जाता है। कुछ विशेष चीज नहीं है, ये बेसिक बातें मैंने आपको बता दी है, यही करनी है। बट 2 4 5 बातें वापस से रिपीट कर देता हूं। अपने आप को जज करना बंद करें, मोमेंटम हासिल करें, जो भी आप सोच रहे हैं सोचना बंद कर दें, काम करना चालू करें, ठीक है। जिसकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम करें। मतलब ये रहे कि कल को पेरेंट्स के सामने जाके रिजल्ट बताएंगे तो वो कह सकते हैं कि हाँ तू डॉक्टर बनने लायक है, तेरे को एक मौका और दे रहे। ऐसे हालात हो, ऐसा नहीं हो कि यार 15-20 दिन नहीं पढ़े, अब मार्क्स आए ही नहीं है, अब क्या कहेंगे पेरेंट्स के सामने। हाँ, एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचे, ताकि वहां के माहौल के हिसाब से आप बहुत इजीली अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सके, अरेंज कर सके, रिलैक्स रह सके, है ना। ये बहुत जरूरी चीज है। और क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। उसमें क्या करना है? 15 मिनट सीढ़ियां चढ़नी है सुबह, 15 मिनट शाम को। थोड़ी बहुत थकान होगी, उसको एडजस्ट करना है, खाना थोड़ा ज़्यादा खाना है, लेकिन कामनेस के लिए आपका ब्रेन रिलैक्स रह पाएगा उस 15 मिनट की स्टेयर क्लाइंबिंग से। और अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दें। फाइनल जो आपका मॉक टेस्ट सीरीज है वो अभी हो ही रहा है, 30 अगस्त से स्टार्ट है और 10 मॉक टेस्ट होने हैं, उसमें 10 सितंबर को आखिरी है। इस मॉक टेस्ट सीरीज का टारगेट आपकी नॉलेज को एनहेंस करना नहीं है, आपके मोमेंटम को सेट करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डायरेक्टली भी आप कनेक्टेड हैं, जो भी आपका डाउट हो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच एंड वी विल विल कनेक्ट जस्ट आफ्टर द रिजल्ट। थैंक यू। और एक और सबसे आखिरी बात, थैंक यू बोलने के बाद मैं बता रहा हूँ, वो ये कि लास्ट के 4 to 5 डेज में, या आप कह सकते हैं कि लास्ट के 3 दिन में सिर्फ वही चीज़ें पढ़ें, उन्हीं चीज़ों को आइसोलेट कर लें एक बार, जिनके बारे में आपको लगता था कि आप इन्हें भूल सकते हैं। उन चीज़ों को आइसोलेट करें, एक जगह रखें, स्पेसिफिकली बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ रिएक्शन या फॉर्मूलाज एक जगह रखें और उन्हें 10 से 12 बार रिवाइज करें आखिर के 3 दिनों में, ताकि आप अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस वहाँ पर देकर अपने पोटेंशियल को जस्टिफाई कर सकें। ओके, अगेन ऑल द बेस्ट।